हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। दो टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे। फर्स्ट है मानव में लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन, और दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है कुछ सामान्य अनुवांशिक बीमारियां। तो फर्स्ट हम लोग मानव में लिंग निर्धारण के बारे में देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो मानव में लिंग निर्धारण का मतलब क्या हुआ कि मानव का जो संतान उत्पन्न होगा, पैदा होगा, वो क्या होगा, पुत्र होगा कि पुत्री होगा, उनके लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो लैंगिक प्रजनन, मानव का संतान कैसे उत्पन्न होता है। मानव में लैंगिक प्रजनन नर और मादा के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। तब उस समय क्या होता है, नर युग्मक या मेल गैमीट और मादा युग्मक या फीमेल गैमीट के संयोजन से, फ्यूजन से या फर्टिलाइजेशन से युग्मनज या जाइगोट बनता है, और यही जाइगोट विकसित होकर नर या मादा जीव का निर्माण करता है। देखो जैसे यहाँ चित्र में ये है फीमेल गैमीट ओवा और मेल गैमीट स्पर्म, दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूज़न होता है, और ये दोनों मिल के क्या बना लेते हैं, जाइगोट। जाइगोट फिर डेवलप होके, विकसित होके नए जीव का निर्माण कर लेता है। नए मानव, नर या मादा मानव का जीव का निर्माण करता है। तो जब ओवा या स्पर्म दोनों जब मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो इनके गुणसूत्र देखो, इसमें इसके न्यूक्लियस में गुणसूत्र है, यानी माता का ओवा क्या है, फीमेल पार्ट, फीमेल गैमीट। तो माँ का, और स्पर्म कहाँ से आता है, नर से, यानी पिता का। तो दोनों का जो फ्यूज़न होता है उस समय दोनों के गुणसूत्र जो हैं वो जाइगोट में जाते हैं, और इन्हीं गुणसूत्रों के सहायता से, इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा यह निर्धारण होता है कि जो इनका संतान होगा वो नर होगा या मादा होगा, यानी इनके जो संतान होंगे वो पुत्र होंगे या पुत्री होंगे, वो इनके गुणसूत्रों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार ये गुणसूत्र निर्धारण करते हैं कि मानव का जो संतान होगा वो पुत्र होगा कि पुत्री होगी। तो देखो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें 22 जोड़ा क्रोमोसोम क्या होता है, एक ही प्रकार के होते हैं। हम लोग आगे से ही पढ़ रहे हैं कि मनुष्य का जो कोशिका है, कोई भी कोशिका है, उसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम हर कोशिका में मौजूद होते हैं, जिसमें 22 जोड़ा क्रोमोसोम एक ही प्रकार का होता है, जिसको क्या कहा जाता है, ऑटोसोम या शारीरिक गुणसूत्र, बॉडी क्रोमोसोम। और 23वां जोड़ा जो होता है वो अलग आकार का होता है, जिसको क्या कहते हैं, लिंग क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम या एल्लोसोम। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एल्लोसोम या लिंग क्रोमोसोम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स जो है वो थोड़ा लंबा और वाई जो है वो थोड़ा छोटा होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि 23 जोड़ा जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र है, जिसमें 22 जोड़ा जो है वो ऑटोसोम है, और एक जोड़ा जो सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र है, जिसको हम लोग दो तरह से बांटते हैं। एक है एक्स एक्स और दूसरा है एक्स वाई। एक्स एक्स जो एक जोड़ा है वो किस में होता है, मादा में, फीमेल में, और जो 22 जोड़ा और एक्स एक्स किस में होगा, एक जोड़ा मादा में या फीमेल में, और 22 जोड़ा ऑटोसोम और एक्स वाई एक जोड़ा किस में होगा, मेल में या नर में। तो नर में क्या हुआ, 22 जोड़ा ऑटोसोम प्लस एक्स वाई लिंग क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र, और मादा में क्या होगा, 22 जोड़ा ऑटोसोम और एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे देखो, हेट्रोजाइगस यानी एक्स वाई किस में होगा, मेल में, और फीमेल जो है उसमें होमोजाइगस क्रोमोसोम यानी समयुग्मजी और एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा।
तो ये जो एक्स और वाई जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है मेल और फीमेल में, यही लिंग निर्धारण के समय उत्तरदायी होते हैं कि संतान जो होगा वो पुत्र होगा कि पुत्री होगा। अतः इस निर्धारण पद्धति को XY लिंग निर्धारण पद्धति या XY मैकेनिज्म ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि नर और मादा जो है, मेल और फीमेल या फादर एंड मदर जो है, उनका जो संतान होता है तो कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो देखो, नर में, मेल में 44 ऑटोजोम और XY सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र, और मादा में, फीमेल में 44 ऑटोजोम और XX सेक्स क्रोमोसोम। तो जब इनका गैमीट बनता है फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन क्रिया के लिए, जब इनसे गैमीट बनता है तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। तो गैमीट बनते समय यहाँ पे चूँकि 2 तरह का सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे है, तो दोनों गैमीट में अलग अलग हो जाते हैं। एक में 22 ऑटोजोम और एक्स क्रोमोसोम स्पर्म में चला जाता है, और दूसरा स्पर्म जो बनता है, दूसरा मेल गैमीट जो बनता है, उसमें 22 + Y, यानी दोनों अलग अलग तरह के गैमीट यहाँ पे बनते हैं नर में। लेकिन मादा में क्या होता है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट का निर्माण होता है, तो यहाँ देखो दोनों जो है होमोजाइगस यानी 22 + X यानी 22 और एक एक्स क्रोमोसोम, और यहाँ भी दूसरा गैमीट भी, दूसरा ओवा भी बनता है जो वो 22 + X, यानी यहाँ पे समान तरह के गैमीट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या होता है, असमान गैमीट होते हैं। तो अब जब इनका फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है दोनों गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट का, तो डिपेंड करता है कि कौन सा गैमीट मादा के कौन से गैमीट के साथ फ्यूज़ करेगा। तो मादा में तो दोनों समान गैमीट है, किसी के भी साथ फ्यूज़न होगा तो रिज़ल्ट वही होगा। लेकिन मेल में दोनों असमान गैमीट है, तो कौन सा गैमीट फ्यूज़ हो रहा है, निषेचन हो रहा है मादा गैमीट के साथ, इसी के ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण निर्भर करता है। अब देखो, अगर ये गैमीट इसके साथ फ्यूज़न होता है या इस गैमीट का इसके साथ फ्यूज़न होता है, तो दोनों ही स्थिति में देखो 22 + X, यहाँ भी X है, यहाँ भी X है, तो क्या होगा, 44 + XX यानी पुत्री संतान। और अगर इसका इसके साथ फ्यूज़न होता है तो 22 + X और 22 + X दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 44 + XX, यानी यहाँ भी क्या होगा, XX किस में होगा, फीमेल में या मादा में, तो दोनों क्या होंगे, पुत्री संतान पैदा होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही XX और XX है। Y क्रोमोसोम यहाँ पे नहीं है। मेल होने के लिए क्या चाहिए, नर होने के लिए या पुत्र होने के लिए Y क्रोमोसोम होना ज़रूरी है। अब अगर देखें इस गैमीट का, इस मेल गैमीट का इन दोनों में से किसी फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़न होता है या निषेचन होता है, तब क्या होता है, देखो 22 + Y और 22 + X दोनों मिलके फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे, जाइगोट 44 + XY। और अगर इसका इसके साथ होता है फ्यूज़न, तो यहाँ भी क्या होगा, 44 + XY। तो जब XY जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल या नर, और यहाँ भी XY है इसलिए ये क्या हो जाएगा, नर। लेकिन यहाँ पे देखो सेक्स क्रोमोसोम दोनों में क्या गया, XX। तो यहाँ देखो दो जो बेबी बनेगा वो कैसा होगा, गर्ल बेबी, पुत्रियाँ 2 और पुत्र 2। इस तरह से लिंग का निर्धारण होता है। तो 50% जो है वो बॉय और 50% गर्ल बेबी बनता है। तो इस प्रकार रेशियो जो होगा पुत्र एवं पुत्री उत्पत्ति का वो कितना होगा, 1:1। तो लिंग का निर्धारण नर युग्मक की प्रधानता पे, क्योंकि हम लोग देखें कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पुत्र होगा कि पुत्री। एक्स फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स और एक्स वाला
सेक्स क्रोमोज़ोम है। तो जब तक वाई वाला क्रोमोज़ोम नहीं आएगा उसमें तो मेल या पुत्र संतान उत्पन्न नहीं होगा। तो पुत्र संतान का वाई क्रोमोज़ोम कहाँ से आएगा? नर्स के पास से। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा लिंग निर्धारण? लिंग नर के ऊपर। नर का अगर एक्स वाला गैमीट इसके साथ मिलेगा एग के साथ तो हमेशा पुत्री होगा, लेकिन अगर वाई वाला जब मिलेगा इसके साथ तब क्या होगा? पुत्र होगा। तो इस तरह से लिंग निर्धारण जो है वो नर युग्मक की प्रधानता पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग देखें तो लड़कों की उत्पत्ति में पुरुष के गैमीट के ऊपर स्थिर निर्भर करती है, ना कि स्त्री के ऊपर। फिर भी स्त्री को शुरू से ही दोषी ठहराया जाता रहा है लड़की संतान उत्पन्न करने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत अवधारणा थी। अब इस विचारधारा में परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम लोग जान गए हैं कि लिंग निर्धारण जो है पुत्र होगा कि पुत्री संतान होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नर गैमीट के ऊपर। तो ये विचारधारा अब बदलने की आवश्यकता है। अच्छा, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है लिंग निर्धारण, वो टी.एच. मॉर्गन ने इसके बारे में बताया था जब उन्होंने ड्रोसोफिला जंतु में लिंग निर्धारण का अध्ययन किया था। तो अब हम लोग कुछ सामान्य अनुवांशिक बीमारियां या कॉमन जेनेटिक डिजीज़ेस के बारे में जानकारी लेंगे। तो आगे देखो, कोई भी बीमारी जो हम लोगों को होती है, कोई अन्य बीमारी, तो क्या होता है, हम लोग किसी बाहरी प्रभाव के कारण, जैसे दूषित वातावरण या कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई परजीवी के प्रभाव के कारण हम लोग क्या हो जाते हैं? इफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सारी बीमारियां जो है वो हम लोगों को जन्म के बाद यानी संपूर्ण जीवन काल में कभी भी हो सकती है। जैसे अभी हम लोगों को देख रहे हैं कोविड-19 या कोरोना वायरस जो महामारी फैला हुआ है, जिससे सारा दुनिया भी आतंकित है। तो ये सभी क्या है, जन्म के बाद कभी भी हम लोगों को किसी बाहरी कारण से, किसी बाहरी इन्फेक्शन के रूप में, संक्रमण के रूप में हम लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन आज जो हम लोग सामान्य अनुवांशिक बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, ये ऐसी बीमारियां हैं जो हम लोगों को जन्म के समय से ही माता पिता के द्वारा हम लोगों में आ जाती है। अगर माता पिता में ये बीमारियां हैं, माता पिता में इन बीमारियों के कारक जीन मौजूद है, तो संतान में भी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले आते हैं। तो अनुवांशिक बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जो माता पिता से उनके संतान में वंशागति के द्वारा उत्पन्न होता है। तो वंशागति के कारण उत्पन्न कैसे होता है, अभी हम लोग देखेंगे। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये बीमारी संचरित होती रहती है और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी होती है उनके संतानों में। तो क्या होता है कि जो संतान जब उत्पन्न होता है तो हम लोग जानते हैं कि माता और पिता दोनों के गुणसूत्र, दोनों के क्रोमोसोम संतान में आते हैं। तो अगर माता या पिता दोनों में से किसी एक या दोनों में बीमारी के जो कारक जीन है, जो फैक्टर है, अगर वो उपस्थित है तो उनके गुणसूत्र में या उनमें तो क्या होगा, जब संतान उत्पन्न होगा तो माता पिता का जो गुणसूत्र आधा बच्चों में आता है, संतान में आता है, उस समय उसके साथ साथ बच्चों में भी, गुणसूत्र के साथ साथ बच्चों में भी जो बीमारी के कारक जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे क्या हो जाते हैं, जन्म के समय से ही उस बीमारी से रोगग्रस्त हो जाते हैं। फिर जब उनके बच्चों का संतान होगा तो ये बीमारी के कारक उनके बच्चों में, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी जो है वो संचरित होती रहती है। देखेंगे कि अनुवांशिक बीमारियों की वंशागति जो है वो 2 प्रकार से हो सकती है, क्योंकि देखो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, जिसमें 22 जोड़ा क्या होता है, ऑटोसोम, और 1 जोड़ा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम या एल्लोसोम। तो अगर ऑटोसोम या बॉडी गठन में भाग लेने वाले, शारीरिक गठन में भाग लेने वाले
गुणसूत्रों पर स्थित जीन्स की वंशागति होती है। अगर ऑटोसोम पर माता पिता के ऑटोसोम पर बीमारी के फैक्टर प्रेजेंट है और उसके द्वारा ऑटोसोम के द्वारा बच्चों तक संतान तक पहुंचते हैं तो क्या कहेंगे कि ऑटोसोमल वंशागति द्वारा आनुवंशिक बीमारी हुई है। जैसे हम लोगों का सिलेबस में थैलेसीमिया है, तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के द्वारा हम लोगों को क्या बीमारी के बारे में पढ़ना है, थैलेसीमिया। और दूसरा जो है वो सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम के द्वारा अगर बीमारी का फैक्टर जो है, कारक जो है वो माता पिता से संतान तक पहुंचता है तो उसको क्या कहेंगे, लिंग संलग्न वंशागति या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के द्वारा आनुवंशिक बीमारियों की वंशागति हुई, ऐसा हम लोग बोलेंगे। तो ऑटोसोमल आनुवंशिक बीमारियां और लिंग संलग्न आनुवंशिक बीमारियों में बेसिक डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो ऑटोसोमल आनुवंशिक बीमारियां देखो, एक नंबर, दोनों नर एवं मादा को समान रूप से यह बीमारी प्रभावित करती है, मेल एंड फीमेल को। लेकिन लिंग संलग्न बीमारी जो है वो मेल में यानी नर में ज़्यादा होने की संभावना होती है। 2 नंबर देखो कि बीमारी के कारक जीन जो है वो ऑटोसोमल में क्या होता है, जीन फैक्टर जो है वो ऑटोसोम पर स्थित होते हैं। लेकिन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या होता है, से होने वाली बीमारी में क्या होता है, बीमारी के कारक या फैक्टर जीन जो है वो कहाँ उपस्थित होते हैं, लिंग गुणसूत्र पर, सेक्स क्रोमोसोम पर। और तीसरा नंबर देखो कि ऑटोसोमल आनुवंशिक बीमारियां जो है वो पुत्र एवं पुत्री में समान रूप से यानी 50% अगर पुत्री को प्रभाव डालेगा तो 50% पुत्र को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो लिंग संलग्न या सेक्स लिंक्ड बीमारियां हैं, आनुवंशिक बीमारियां, वो क्रिस क्रॉस मैनर में यानी बीमारी जो है वो हमेशा माँ से बेटे में होगी, कभी भी पिता से बेटे को नहीं होगी। क्रिस क्रॉस मैनर को फॉलो करके ये बीमारी जो है वो आगे संचरित होती है। तो लिंग संलग्न जो बीमारी है उसको हम लोग एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, एक्स या XY। तो मैक्सिमम जो देखा गया है कि जीन जो है वो एक्स वंशागत जीन्स जो है वो एक्स गुणसूत्र पर ज़्यादा करके स्थित होते हैं और एक्स गुणसूत्र के साथ ही वंशागति इनकी होती है जीन्स की, इसलिए इसको एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहते हैं, लिंग संलग्न वंशागति को। और वाई गुणसूत्र के साथ जो है वो बहुत कम फैक्टर जो है, फैक्टर जीन्स जो है, कारक जो है वो उपस्थित होते हैं। तो इसको वाई गुणसूत्र के द्वारा भी होता है वंशागति बीमारी की, लेकिन बहुत कम। और ये खास करके वाई गुणसूत्र चूँकि मेल में होते हैं तो ये बीमारी जो है वो भी इन जो वाई क्रोमोसोम के साथ होने वाली बीमारी जो है वो खास करके मेल में या पुत्र संतान में होती है। जैसे गंजापन, ये बीमारी जो है वो मैक्सिमम नर में ही देखी जाती है। तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है उससे हम लोगों को 2 बीमारी के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है हीमोफीलिया और दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। और ऑटोसोमल रिसेसिव जो बीमारी है उस ऑटोसोमल इनहेरिटेंस से पढ़ने वाला हम लोगों का सिलेबस में बीमारी जो है वो है थैलेसीमिया। तो एक्स लिंक्ड जो इनहेरिटेंस है वो हम लोगों को जो दोनों बीमारी में पढ़ना है उसमें हम लोग देखेंगे कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव या एक्स संलग्न अप्रभावी इसको बोलते हैं, जिसका कारण क्या है अभी हम लोग देखेंगे। क्योंकि एक्स गुणसूत्र पर जो क्रोमोसोम पाया जाता है, बीमारी के कारक जो पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, वो क्या होता है, अप्रभावी ट्रेट के रूप में पाया जाता है, अप्रभावी लक्षण के रूप में पाया जाता है। और अप्रभावी लक्षण हम लोग देखे हैं कब शो करता है, जब लक्षण जो है वो दोनों क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ देखो, अगर एक से एक्स क्रोमोसोम फीमेल में है, मादा में है, अगर एक के ऊपर बीमारी का फैक्टर या कारक उपस्थित है और दूसरे पे नहीं है, तो ऐसी अवस्था में वो बीमारी शो नहीं करेगा। ऐसी अवस्था में क्या होगा, इसका जो प्रभाव है वो
अप्रभावी हो जाएगा और एक ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो इसके ऊपर प्रभावी हो जाएगा, यानी इसके प्रभाव को, बीमारी के जीन्स के प्रभाव को ये अप्रभावी के रूप में शो करेगा। और अप्रभावी अपना कैरेक्टर अपना ये कब शो करता है, जब दोनों क्रोमोसोम के ऊपर गुणसूत्र के ऊपर जीन उपस्थित हो बीमारी के, तभी जाके ये दोनों जो है वो लक्षण बीमारी का दिखाएगा और तब हम लोग बोलेंगे कि बीमारी रोगग्रस्त है। अब हम लोग सामान्य अनुवांशिक बीमारियों के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट बीमारी क्या है, थैलीसीमिया, जो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस या ऑटोसोमल वंशागति से होने वाली बीमारी है। थैलीसीमिया को हम लोग हेरिडिटरी हीमोलिटिक डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। हेरिडिटरी का मतलब वंशानुगत, यानी माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में होने वाली बीमारी, और हीमोलिटिक मतलब रक्त संबंधी, खून संबंधी या ब्लड संबंधी, डिसऑर्डर मतलब विकृति, यानी रक्त में जो विकृति आ जाती है, रक्त का जो बनना जो है वो बाधित होने लगता है, तो इसको हम लोग रक्त संबंधी विकृति के नाम से भी जानते हैं, रक्त संबंधी बीमारी के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो हीमोग्लोबिन की जो रचना है वो असामान्य हो जाती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का बनना जो है वो बाधित होने लगता है और सामान्य अवस्था में जितना हीमोग्लोबिन बनना चाहिए वो उतना नहीं बन पाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, खून की कमी होने लगती है। सामान्य अवस्था में देखो मैन में, एक पुरुष में 13.5 से लेके 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए, और एक स्त्री या वुमेन के रक्त में 12.0 से लेके 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। अगर इससे कम मात्रा है किसी स्त्री या पुरुष में, तो उसको हम लोग हीमोग्लोबिन की कमी के रूप में देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन की रचना जो असामान्य हो जाती है इस बीमारी के कारण, तो देखेंगे कि हीमोग्लोबिन की जो रचना है वो असामान्य किस प्रकार से हो जाती है। तो देखो हीमोग्लोबिन जो है वो लोहे का अंश या हीम प्लस ग्लोबिन यानी प्रोटीन अंश, लौह अंश और प्रोटीन अंश से मिलके हीमोग्लोबिन की रचना हुई है। तो प्रोटीन अंश जो है, जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है पॉलीपेप्टाइड चेन से, तो उसमें 2 अल्फ़ा श्रृंखला और 2 बीटा श्रृंखला, 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा से चेन के द्वारा ये प्रोटीन अंश जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, हीम अंश के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो क्या होता है, जब थैलीसीमिया से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उस समय ये जो अल्फ़ा चेन है या बीटा चेन है उनकी संरचना जो है वो बाधित होती है, उनकी संरचना जो है ये इस पे प्रभाव पड़ता है और संरचना बाधित होने लगती है, जिसके कारण प्रोटीन का जो निर्माण है वो भी बाधित होता है और हीमोग्लोबिन का निर्माण जो है वो सामान्य से कम होने लगता है। तो जब अल्फ़ा श्रृंखला में या अल्फ़ा चेन में विकृति आती है तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा थैलेसीमिया। और जब बीटा चेन में विकृति आती है या बीटा चेन का फॉर्मेशन बाधित होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसके कारण अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसको क्या कहेंगे, बीटा थैलेसीमिया। तो अब हीमोग्लोबिन कम होने लगा, जिसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण कम होने से ऐसी स्थिति को हम लोग रक्त शून्यता या एनीमिया के नाम से जानते हैं। अब हीमोग्लोबिन के कमी के कारण क्या होता है, देखो ऑक्सीजन ढोने की क्षमता घट जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ढोने का काम किसका है, हीमोग्लोबिन का है। हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन हवा से, वो लंग्स में जाता है और लंग्स से हीमोग्लोबिन जो है वो होल बॉडी में सभी कोशिकाओं को और सभी ऊतकों तक पहुंचाने का ऑक्सीजन का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और वहां से सभी कोशिकाओं से, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को लाके
लंग्स में पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन का वहन जो करने का जो क्षमता है वो हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है, क्योंकि इसकी मात्रा कम हो जाती है। तो जिसके कारण अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा कोशिकाओं तक तो सही मात्रा में ऊर्जा की मुक्ति नहीं होगी और थकावट महसूस होने लगती है। ठंड सहने की क्षमता घट जाती है, क्योंकि एनर्जी नहीं होता है शरीर में, और शरीर पीला पड़ जाता है और अन्य कई विकार और अन्य कई समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह का लक्षण जो है वो थैलेसीमिया बीमारी में देखने को मिलता है। तो देखिए, अब हम लोग थैलेसीमिया जो है वो ऑटोसोमल अप्रभावी वंशागति, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में होता है। वंशागति इसकी रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण के रूप में होता है। तो इसका मतलब क्या है, देखो हम लोग आगे भी पढ़े थे कि बीमारी का जो जीन्स या कारक ऑटोसोम पर पाए जाते हैं, जब ये दोनों जीन्स पर कारक उपस्थित होंगे तभी बीमारी दिखाएगा या शो करेगा। जैसे हम लोग अभी आगे देखेंगे कि बीमारी का जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो है या ऑटोसोमल अप्रभावी वंशागति जो है, देखो ये जो है जीन की नॉर्मल कंडीशन या सामान्य अवस्था, इसमें कोई भी रोगग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीमारी का कारक जीन जो है वो फैक्टर जो है वो उपस्थित नहीं है। लेकिन इस अवस्था में देखो एक ए के ऊपर टी, ये ऑटोसोम को दिखाया गया है ए से, तो ए के ऊपर टी है। टी यानी एक जीन के ऊपर, एक एलील के ऊपर थैलेसीमिया का फैक्टर या कारक मौजूद है और दूसरे के ऊपर नहीं है। तो ऐसी अवस्था में ये जो ऑटोसोम है वो इसके प्रभाव को दबा देगा और इसका जो कारक है वो अप्रभावी के रूप में अपना लक्षण दिखाएगा, और ये जो है नॉर्मल जो ऑटोसोम है वो प्रभावी इसके ऊपर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इसको सामान्य कहा जाएगा। और सामान्य किंतु वाहक या कैरियर, या इसको हम लोग माइनर भी कहेंगे, इसको हम लोग माइनर कंडीशन भी कहेंगे। और तब इसको इसमें क्या होगा कि ये ऐसे तो सामान्य है, लेकिन जब नेक्स्ट पीढ़ी में इससे संतान उत्पन्न होगा, नेक्स्ट पीढ़ी में ये रोग उत्पन्न करेगा, इसलिए इसको वाहक कहा गया है। कैरियर यानी बीमारी के जीन को वहन करेगा, नेक्स्ट जेनरेशन तक पहुंचा देगा, लेकिन खुद सामान्य रहेगा। ठीक है। और एटी देखो दोनों के ऊपर स्मॉल टी दिखाया गया है। स्मॉल टी से क्यों दिखाया गया, क्योंकि ये एक रिसेसिव कैरेक्टर के तरह होता है। अब दोनों पे रिसेसिव जीन अगर मौजूद है थैलेसीमिया का, तो कारक जीन मौजूद है, तो उस समय ये अपना प्रभाव दिखाएगा, और तब हम लोग कहेंगे कि ये जिसमें इस तरह का कंडीशन पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोगग्रस्त या डिजीज्ड। तो समझ में आया रिसेसिव क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि ये रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण दिखाता है। जब बीमारी के कारक जीन दोनों ऑटोसोम पर उपस्थित होंगे तभी हम लोग उस स्थिति में इसको किसी को रोगग्रस्त कहेंगे। तो देखो जितनी भी बीमारियां हैं गुणसूत्र संबंधी या सेक्स या अनुवांशिक बीमारियां जितनी भी हैं, उसमें संभावनाएं हम लोग बनाते हैं, पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि माता पिता से कितने संतान इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन के अनुसार इस तरह की संभावनाएं बनानी होती है। तो देखो जब माता पिता दोनों नॉर्मल हैं तो ऐसी स्थिति में संतान भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, हम लोग जानते हैं। लेकिन देखो नेक्स्ट स्थिति, पिता जो है वो सामान्य है और माता वाहक या माइनर हो, या पिता जो है वो वाहक या माइनर हो और माता जो है वो सामान्य हो, तब ऐसी स्थिति में दोनों ही स्थिति में क्या होगा, सेम रिजल्ट होगा, सेम परिणाम निकलेगा। तो देखो यहाँ पे फादर जो है वो नॉर्मल, क्योंकि दोनों ए है, इसके ऊपर बीमारी का फैक्टर कारक जीन जो है वो नहीं है। लेकिन माता क्या है यहाँ पे, कैरियर, क्योंकि एक ए के ऊपर टी है। या दूसरा कंडीशन जो हम लोग देखें, मदर या माता जो है वो नॉर्मल और फादर जो है, पिता जो है वो वाहक है, कैरियर है, तो एक ए के ऊपर टी मौजूद है।
तो अगर इसको हम लोग पुनेट स्क्वायर में भी कर सकते हैं और इस तरह से भी क्रॉस, तो इससे जो गैमीट बनेगा उसमें ऑटोजोम जो है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, गैमीट में चले जाएंगे। तो एक दोनों देखो ए और यहाँ से एक टी और ए, तो अगर इनके बीच फ्यूज़न होगा तो ये गैमीट जो है वो इसके साथ, ये फिर इसके साथ, ये इसके साथ और ये फिर इसके साथ, इस तरह से पुनेट स्क्वायर में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पिता का और यहाँ पे माता का दिखाया गया है। तो पिता का गैमीट ए और ए बना है जिसको हम लोग यहाँ लिखे हैं, और माता का गैमीट जो है वो ए टी और ए बना है जिसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब जिस तरह से हम लोग मेंडल्स लॉ में पढ़े थे, क्रॉस कराए थे, उस तरह से यहाँ भी ए और ए टी, ए और ए टी, इसके साथ इसको ए और इसके साथ इसको ए और ए, यानी देखो रिज़ल्ट क्या मिलता है, एक ए और ए टी, यानी ये कैसा कंडीशन होगा, ये रोगग्रस्त नहीं होगा, ये क्या होगा, वाहक कैरियर, क्योंकि एक ही ए के ऊपर टी आ रहा है ना, दूसरा जीन जो है वो उसके ऊपर बीमारी का कारक उपस्थित नहीं है, और ए इसमें तो कोई जीन है ही नहीं, इसलिए ये कैसा होगा, सामान्य, और ये कैसा होगा, वाहक। नेक्स्ट देखो ये भी वाहक या कैरियर, क्योंकि इसके ऊपर ए टी, एक के ऊपर टी है और दूसरा यहाँ भी जो है वो नॉर्मल सामान्य। तो सेम रिजल्ट इधर भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि दो वाहक और दो सामान्य, दो वाहक और दो समान, तो यानी पिता सामान्य और माता वाहक हो या पिता वाहक माता सामान्य हो, तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना दिखाई देगी कि 50% जो संतान है वो सामान्य होगा, नॉर्मल चाइल्ड होगा, और 50% जो संतान है वो कैसा होगा, वाहक संतान होगा, वो भी रोगग्रस्त नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वाहक या कैरियर चाइल्ड होगा। कोई भी चाइल्ड रोगग्रस्त नहीं होगा, बल्कि 50% क्या होगा, वाहक, और 50% सामान्य। अब हम लोग एक दूसरी कंडीशन को देखेंगे, दूसरी स्थिति को देखेंगे, जब माता पिता दोनों जो है वो कैरियर है। यहाँ क्या देखे थे कि दोनों में से कोई एक कैरियर है और एक नॉर्मल है, सामान्य है। अब हम लोग देखेंगे कि माता पिता दोनों अगर कैरियर हो, वाहक हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो देखो पिता भी कैरियर है, यानी एक ए के ऊपर टी है, और माता भी कैरियर है या वाहक है, तो यहाँ भी एक ए के ऊपर टी है, दूसरा ए जो है वो दोनों में नॉर्मल है। तो अभी गैमीट जब बनेगा तो दोनों ऑटोजोम अलग अलग जाएंगे, दोनों ऑटोजोम अलग अलग हो जाएंगे। तो ए टी और ए, यहाँ भी ए टी और ए। अब ये ए टी जो है वो इसके साथ, या ये ऑटोजोम इसके साथ, ये ऑटोजोम इसके साथ, ये ऑटोजोम इसके साथ फ्यूज़न होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से पुनेट स्क्वायर में भी अगर कराएंगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ए टी, दूसरा क्या मिलेगा, ए टी और ए। तो इस तरह से चार जो जाइगोट बनेगा उसमें ए देखो दोनों के ऊपर टी यानी रोग के वाहक जो है जीन प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, रोगग्रस्त या डिजीज्ड। और इसमें देखो एक के ऊपर है, इसमें भी एक ए के ऊपर है, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, वाहक या कैरियर। और इसके ऊपर एक भी जीन जो है बीमारी का नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सामान्य। तो देखो इस अगर माता पिता दोनों वाहक हो, कैरियर हो, तो क्या स्थिति हम लोगों को दिखाई दिया कि 25% जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, रोगग्रस्त, क्योंकि एक ही चार में से एक ही जो है वो रोगग्रस्त जाइगोट दिखा रहा है। 50% क्या होगा, वाहक, देखो दो है जो वाहक है, और 25% जो है यानी एक जो है चार में से एक, वो क्या है, सामान्य। तो इस तरह का कंडीशन तुम लोगों को दे देता है कि अगर माता पिता दोनों वाहक होंगे तो थैलेसीमिया है, तो किस तरह का रिजल्ट आएगा, कितने प्रतिशत बच्चे रोगग्रस्त होंगे, कितने प्रतिशत बच्चे वाहक होंगे या नॉर्मल होंगे। तो इस तरह का कंडीशन में तुम लोग इस तरह से पुनेट स्क्वायर बना के या इस तरह से क्रॉस करा के रिज़ल्ट
दिखाओगे। अब देखो एक और कंडीशन आता है कि जब दोनों पेरेंट्स जो है वो दोनों ही अगर रोगग्रस्त हों तो ऐसी स्थिति में संतान कैसी उत्पन्न होगी। तो अगर दोनों माता पिता दोनों अगर रोगग्रस्त हैं तो संतान उत्पन्न होने की संभावना ना के बराबर होगी, क्योंकि इस स्थिति में माता पिता ही सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं रह पाते हैं, तो संतान उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस बीमारी से बचने के लिए भी हम लोगों को क्या उपाय करना होता है। तो अब जब हम लोग जान गए कि इस तरह का बीमारी का जो संभावना है वो किस प्रकार से होती है, ये आनुवांशिक बीमारी जो है वो किस प्रकार स्थानांतरित होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि विवाह से पूर्व एक नंबर हम लोग उपाय क्या कर सकते हैं, विवाह के पूर्व ब्लड टेस्ट या रक्त का परीक्षण करवाना ज़रूरी है, जिससे अगर मतलब मेल नर या मादा किसी में भी रोग से ग्रसित होने की संभावना है तो हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करके और सही ट्रीटमेंट सही उपाय कर सकते हैं। अब देखो अगर माता पिता दोनों ही वाहक हो तब हम लोग देखें ऐसी स्थिति में माता पिता अगर दोनों वाहक हों तो बच्चों में बीमारी होने की संभावना 25% हम लोगों को दिखाई दिया। तो ऐसी स्थिति में अगर माता पिता दोनों वाहक हैं, उनका विवाह भी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रेगनेंसी या गर्भधारण के समय अगर 10 से 12 सप्ताह का प्रेगनेंसी है या गर्भ है तो उस समय अगर हम लोग जांच कराएं तो 10 से 12 सप्ताह के रिपोर्ट में पता चल जा सकता है कि संतान में थैलेसीमिया बीमारी का जीन जो है वो गया है कि नहीं गया है, और तब हम लोग सही उपाय कर सकते हैं। और अगर थैलेसीमिया है किसी को तो उस समय उसके उपचार के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या समय समय पर रक्त का जो चढ़ाना हम लोग जिसको बोलते हैं, क्योंकि खून की कमी लगातार बनी रहती है तो समय समय पर ब्लड को देना होगा, मरीज को चढ़ाना होगा। और नेक्स्ट क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यानी जो डैमेज्ड बोन मैरो है उसको हटा के नया बोन मैरो को उसमें बोन मैरो की जगह पे ट्रांसप्लांट किया जाता है, दिया जाता है। और ये जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा खर्चीला है, इसलिए सब लोग के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो अब हम लोगों को आनुवंशिक बीमारियों के बारे में पढ़ना है, वर्णांधता और हीमोफीलिया, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।